Hello everyone, I am मन्नू कुमार नायक, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। आज के इस वीडियो में हम एआईसीटी के सुनात स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानेंगे। सुनात स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है, किन के लिए होता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से दस्तावेज़ को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स कितने हैं, रिजर्वेशंस कैसे होते हैं, इसमें मेरिट का निर्धारण किस तरह से होता है, कहाँ पर जा कर के आपको अप्लाई करना है, रिन्यूअल्स क्या होते हैं, कैसे करना है, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में किस तरह से करना है, उसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुनात स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, पहला हमारा क्राइटेरिया है क्या, फॉर द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम, देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी है। कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम, पहला ये है ऑर्फन, ठीक है, या तो वो अनाथ हो या फिर क्या होंगे, आइदर और बोथ पेरेंट्स डाइड इन कोविड-19, एक या दोनों एक्सपायर हो गए हों कोविड-19 की वजह से। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि शहीद हो गए हों आर्म फोर्सेस से या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से, वो शहीद का दर्जा उनके पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स में से कोई एक को दर्जा मिला हो। तो अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में आते हैं तो आप इसके लिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि ये एआईसीटी का है इसलिए ये जो है सिर्फ टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकी बट वो इंस्टीट्यूशंस क्या होने चाहिए, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, और वहाँ पर जो चलने वाले ब्रांचेस हैं, कोर्सेस हैं, वो भी एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके संस्था एआईसीटी अप्रूव्ड है, उनके कोर्सेस एआईसीटी अप्रूव्ड हैं और आप टेक्निकल डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री कोर्स में पढ़ते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पर जैसे सक्षम और प्रगति में ये था कि आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसी बाध्यता नहीं है। आप किसी भी ईयर में हो आपको इसका लाभ मिल सकेगा, बशर्ते आपका कोर्सेस एआईसीटी अप्रूव्ड हो, इंस्टीट्यूशन एआईसीटी अप्रूव्ड हो और टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेस में आप हों। तीसरा कंडीशन है फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपके इनकम सर्टिफिकेट हैं वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि आपके पेरेंट्स दोनों नहीं हैं या आप अनाथ के केस में ये लागू नहीं होगा, या फिर आपके पेरेंट्स दोनों ही एक्सपायर हो गए कोविड-19 में तो भी आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर दोनों शहीद हो गए। अगर कोई एक जीवित है तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा जो क्राइटेरिया है, स्टूडेंट्स इज एलिजिबल फॉर ओनली वन स्कॉलरशिप। देखिए, छात्रवृत्ति आय का साधन नहीं हो सकता। पढ़ाई में होने वाले खर्चों व फीस के लिए आपको सहायता प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति के रूप में, ठीक है। बट यदि आपको पहले से कहीं दूसरी जगह से आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है तो आपको डबल फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आय का साधन नहीं बनाया जा सकता इसको, ठीक है। तो यदि मान लीजिए छात्र को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है पहले से, या फिर उनको फीस में किसी तरह से माफ़ी दिया गया है, या फिर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हैं, या फिर किसी तरह के से वित्तीय सहायता मिल रहा है उसको, तो ऐसे केसेस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। पांचवा जो केस है आपका, पांचवा जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 2 इयर्स गैप पीरियड फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। इसको ध्यान देंगे, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है ना, आप किस क्वालिफिकेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। उसमें मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 साल का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप 10वीं किए, है ना, 10वीं किए और उसके बाद क्या करने आए, डिप्लोमा करने आए। आप इसके बाद आप क्या किए हों, 12वीं किए हों, आईटीआई किए हों, जो भी किए हों, इससे मतलब नहीं है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए, मैं इसको फर्स्ट ईयर भी लिख देता हूँ। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10वीं है। तो 10वीं आप अगर 2022 में पास किए हैं, 21 में पास किए हैं या फिर 20 में पास किए हैं,
20 में भी पास करेंगे तो मैक्सिमम 2 साल का गैप बन रहा है। तो यहाँ तक आपका आप एलिजिबल हो। यदि आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, 10वीं पास आप यदि 2022 में की हो, 21 में की हो, या फिर आप 2020 में की हो तो एलिजिबल हो। यदि आप 2019 में पास आउट कर लिए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल का गैप हो सकता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से और जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं उसका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 2000 स्कॉलरशिप है। ठीक है, मैक्सिमम 2000 स्कॉलरशिप है, 1000 फॉर डिग्री एंड 1000 फॉर डिप्लोमा। यहाँ पर कोई स्टेट वाइज या कुछ किसी तरीके से बांटा नहीं गया है, पूरे नेशनल लेवल पे है ना, पूरे नेशनल लेवल पे आपका 2000 स्कॉलरशिप है, जो कि 1000 फॉर डिग्री है, 1000 फॉर डिप्लोमा है। आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड है तो हमको क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए किस बेसिस पर आपका रैंकिंग होगा। रैंकिंग किस बेसिस पर बनेगा, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ध्यान देंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10वीं हो सकता है, 12वीं हो सकता है, ITI हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है ना, अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है तो क्या है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th है। अगर बी में जाते हैं तो यह हो सकता है, बी में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, बी फर्स्ट में जाते हैं तो क्या हो सकता है आपका 12th हो सकता है या फिर डिप्लोमा हो सकता है। बी फर्स्ट में जाने के लिए ये दोनों रास्ते हैं। डिप्लोमा में आने के लिए आपका 12वीं और ITI की बेसिस पर भी आ सकते हो लेटरल एंट्री में। ठीक है, तो आप किस बेसिस पर आए हैं वो मायने रखता है। तो उसकी जो परसेंटेज होगी उसके हिसाब से आपका रैंकिंग होगा, जिसका परसेंट ज़्यादा बनेगा उसका रैंक ऊपर होगा। मान लेते हैं ये सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन यदि किसी तरीके से मान लीजिए टाई हो जाता है, मतलब दो व्यक्तियों का या फिर दो से अधिक व्यक्तियों का सेम रैंक हो जाता है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, 10th एग्जामिनेशन के परसेंटेज को देखेंगे। क्या देखेंगे, 10th एग्जामिनेशन के परसेंटेज देखेंगे। जिसका परसेंटेज 10th में ज़्यादा होगा उसका रैंक ऊपर आ जाएगा, टाई के केस में बस, है ना। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ऐसा फिर हो गया कि 10th का एग्जामिनेशन का परसेंटेज भी सेम हो गया, अभी भी टाई नहीं हो पा रहा है दो बच्चों के बीच में, उनका रैंक सेम हो गया। इस केस में देखेंगे कि किसका एज ज़्यादा है। जिसका एज ज़्यादा होगा उसको उसका रैंक ऊपर कर दिया जाएगा। फिर एक बार और हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि मान लीजिए इसमें भी टाई नहीं हुआ, परसेंटेज क्वालिफाइंग में भी सेम हो गए, 10th के एग्जामिनेशन में भी सेम हो गए, उसके बाद एज में भी सेम हो गए, जो कि बहुत रेयर चांस है। तो देखा जाएगा एनुअल फैमिली इनकम, जिसका फैमिली इनकम कम होगा उसको ऊपर ले आया जाएगा। ठीक है, अब रही बात, मान लीजिए किसी का CGPA सिस्टम चलता है ना, तो उसका परसेंटेज कैसे करेंगे। आपको CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल है आपका इसके लिए। अब रिजर्वेशंस हैं कि नहीं है, यस रिजर्वेशंस हैं। ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशंस मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए सीट्स वेकेंट हो गए, है ना, सीट्स वेकेंट हो गए ST SC OBC में, तो क्या कर देंगे, ये सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके जनरल में, है ना, मतलब खाली नहीं जाएगा। आप यदि कोई ST में नहीं मिल रहे हैं तो वो खाली नहीं जाएगा, वो कोई जनरल वाला भी ले सकता है। चलिए अमाउंट तो मैं पहले बता दिया हूँ कि 50,000 एक मुफ्त राशि आपको दे दिया जाएगा आपके स्टडी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिन्यूअल्स क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल्स के लिए एकमात्र शर्त ये है कि विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे, सिर्फ वही को स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल होंगे। जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे सिर्फ वही एलिजिबल है इसके लिए। मान लेते हैं बैकलॉग कैसे, है ना, यदि बैकलॉग के साथ विद्यार्थी प्रमोट होता है तो भी एलिजिबल है। यदि आपका बैक लगा 1 या 2 सब्जेक्ट में, लेकिन आप अगले साल में पढ़ रहे हैं, प्रमोट हो चुके हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन रिन्यूअल का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिटेन होते हैं, उसी में रह जाते हैं, तो आप तो प्रमोट नहीं हुए, उस केस में आपका रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके करना क्या है, कैसे जानेगा कि आप प्रमोट हुए, तो एक प्रमोशन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, प्रमोशन सर्टिफिकेट एलोंग विथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको इंस्टीट्यूशन के सील साइन के साथ ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, प्रमोशन सर्टिफिकेट को उसका फॉर्मेट मिल जाता है
प्रमोशन सर्टिफिकेट को आपको ऑनलाइन क्या करना है, अपलोड करना है विथ प्रॉपर सील एंड साइन हो जाना चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। रिन्यूअल के बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर 3 केस हैं, तीनों केस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। पहला केस क्या है आपका, पहला केस है ऑर्फन का केस ले लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या केस ले लेते हैं, ऑर्फन का केस ले लेते हैं। मतलब देखिए 3 केस है, पहला ऑर्फन ले लेते हैं जो अनाथ बच्चे उनके लिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर इफ अवेलेबल, ठीक है। तो मदर या फादर दोनों का डेथ सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। या फिर एक और है यहाँ पर, ए सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्फन इज इशूड बाय तहसीलदार या एसडीएम, ठीक है। कि आप अनाथ हो, इस तरह से तहसीलदार और जो है एसडीएम एक क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट एनेक्सर 1 में आपको सर्टिफाई करके देंगे कि अनाथ है, उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। दोनों में से एक को करना है। दूसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन, इसकी फॉर्मेट मिल जाती है। अब यदि आपके मार्कशीट्स में आ जाते हैं, आप यदि डिग्री लेवल पे हैं तो आपको 10वीं का अपलोड करना है, क्योंकि 10वीं कर ही क्या है। आपका 12वीं हो सकता है दूसरा, या फिर डिप्लोमा हो सकता है। आप डिप्लोमा के थ्रू भी आप डिग्री लेवल पे गए होंगे हो सकता है, या फिर 12वीं के थ्रू गए हो सकता है। तो 10th प्लस 12th या 10th प्लस डिप्लोमा, इसकी मार्कशीट आपको डिग्री लेवल के लिए अपलोड करनी पड़ेगी। या आप यदि डिप्लोमा लेवल पे एडमिशन लिए हैं, डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है, तो या तो आप 10वीं से आए होंगे या 12वीं से आए होंगे या फिर ITI से आए होंगे, इनमें से किसी एक का अपलोड करना है। फिर आ जाते हैं इसमें कौन सा अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। तो ये तो हो गए ऑर्फन के केस में, अनाथ बच्चे के केस में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फॉर कैंडिडेट्स हुज आइदर और बोथ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों कोविड-19 में एक्सपायर हो गए हों, ठीक है, तो ऐसे को भी मिलता है। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर ऑब्लिक मदर और बोथ एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग दैट द डेथ वाज ड्यू टू कोविड-19। इस केस में आपके माता यदि एक्सपायर हुए हैं तो माता का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, पिता अगर हुए हैं तो पिता का लगेगा, फिर दोनों हो गए तो दोनों का लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से उसमें ये वर्णन होना चाहिए कि इनका जो डेथ हुआ है वो कोविड-19 के कारण से हुआ है, ये स्पष्ट रूप से मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है, इफ़ वन पेरेंट फादर और मदर इज़ अलाइव, यदि दोनों में से एक जीवित हैं तो उनके नाम से बना हुआ इनकम सर्टिफिकेट, है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बना हुआ आपको लगेगा। तीसरा है आपका क्या है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का भी हमको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो ये है आपका क्या, इतने सारे क्या हैं आपके। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि आप डिग्री लेवल से आए हैं, है ना, यदि आप डिग्री लेवल से आए हैं तो क्या हो जाएगा आपके लिए, या तो 10वीं करके आए होंगे आप डिग्री लेवल पे, आप 10th कर लिए हैं, डिप्लोमा 12वीं कर लिए, इसको तो बात कर ही चुके हैं। डिप्लोमा लेवल पे आते हैं तो इनमें से एक अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी है तो डोमिसाइल है, तो ये हम पहले से बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं कि आपके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों शहीद हुए हैं, कहाँ से, आर्म्ड फोर्सेस से, है ना, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से शहीद हुए हैं, तो इस केस में आपको क्या लगेगा, ये डोमिसाइल, कैटेगरी, मार्कशीट, बोनाफाइड, इनका ये तो कॉमन है सबके लिए, इसको मैं फिर से नहीं बोलूँगा। इसमें क्या लगेगा, पहला शहीद सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। तो जहाँ पर यदि आर्म फोर्सेस से शहीद हुए हैं तो आर्म फोर्सेस से शहीद सर्टिफिकेट मिला होगा, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहीद हुए हैं तो वहाँ से आपको बना हुआ शहीद सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसको आपको अपलोड करना है। दूसरा बात, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिनके माता या पिता में से दोनों एक जीवित हों, तो इनकम सर्टिफिकेट वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, यदि माता या पिता में से कोई एक जीवित हो तो। बाकी ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसको फिर से नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे केसेस में आपको क्या क्या लगेंगे वो सब मैंने बता दिया, क्या ऑनलाइन अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स इन्फॉर्मेशंस जो आपको मस्ट है जानना। देखिए
ये जो स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, हमारा ये जो स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम है, ये एक पोस्ट मैट्रिक स्कीम है, मतलब 10वीं के बाद आने वाला स्कीम है, 10th पास बच्चों के लिए है ना। इस केस में क्या होगा कि मोबाइल स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट मस्ट हैव ए मोबाइल नंबर, एक स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और उसके खुद के नाम पर एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 होना चाहिए और तीनों को आपस में लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर को आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, इनको परस्पर आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपके खुद के नाम पे हों ये तीनों चीज़ें और आपस में लिंक हों, ठीक है। तो और एक चीज़ें हैं जो एक मोबाइल नंबर से आप इस एनएसपी पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए, है ना। इस स्वनाथ के लिए एक नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो, एक आधार नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो, एक बैंक अकाउंट से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो। यदि किसी भी चीज़ से डबल रजिस्ट्रेशन हुआ तो सारे के सारे आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ का, ठीक है। रिजेक्ट होने का कारण है तो एलिजिबिलिटी पार करते हैं बट सही से नहीं भरे, डबल भर दिए, इनकम्प्लीट भर दिए, ऐसे केसेस में आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप ध्यान देंगे इस चीज़ों को। कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल इन केस ऑफ स्टेप मदर और स्टेप फादर। यदि बच्चा अनाथ है बट गोद लिया हुआ है, किसी दूसरे द्वारा गोद ले चुका गया है ना, तो स्टेप मदर है या फिर स्टेप फादर है, तो इस केस में वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फिर, है ना। ये बात ध्यान देंगे। नाम और डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th मार्कशीट होना चाहिए। आधार नंबर को बैंक से लिंक होना चाहिए, बता चुका हूँ मैं। आपका देखिए, आप जो 10वीं के हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम डालें, बट चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड में भी वैसा ही नाम हो, नहीं तो अगर बाद में आपको आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर अब क्या हो सकता है, लेटर स्टेज पे आपको ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए, है ना। बैंक डिटेल्स में बी चेंज्ड ओनली वंस आफ्टर ड्यू प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द प्रोसेस। बैंक अकाउंट नंबर को हालांकि एक बार चेंज किया सकता है, वो भी प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हुए। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसकी नौबत ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर देते हैं, है ना, स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम या फिर कोई एक से ज़्यादा कर देते हैं, चलो मैं तो प्रगति के लिए भी एलिजिबल हूँ, इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, सब में डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप कोई एक में डालेंगे, यदि डबल एंट्री कर देते हैं, डबल आवेदन कर देते हैं, तो सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं। TFW स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है, क्योंकि TFW में फ़ीस नहीं लगता। जो ट्यूशन फीस होता है, जो कि कॉलेज का फ़ीस का मैक्सिमम बड़ा पोर्शन होता है, वो इसमें नहीं लगता बच्चों को, इसलिए ये इसको TFW स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। और मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, मैनेजमेंट कोटा जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, TFW के जो बच्चे, ट्यूशन फी व्यूअर के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर यदि दोनों मिला तो एक वापस करना पड़ेगा। मान लीजिए गलती से आप आवेदन किए, एक स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप था, एक NSP में था, NSP को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो अगर 2 स्कॉलरशिप मिल गया आपको तो एक को आप वापस करेंगे। इस स्थिति में यदि 2 स्कॉलरशिप मिल गया, एक स्टेट गवर्नमेंट से, एक AICTE से, तो आप तुरंत अपने टीचर को कॉलेज में संपर्क करेंगे, वो NSP पोर्टल में संपर्क करेंगे और एक को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको आपको ध्यान से देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन कहाँ पर कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर गूगल में आते हैं, यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम सर्च कीजिए। नेशनल स्कॉलरशिप जो सबसे पहला होता है, होम पेज है, इसको खोलिए। यहाँ पर आ जाएंगे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर के अंदर में लॉगिन में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पहली बार करते रहेंगे तो फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, रिन्यूअल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें आ जाते हैं सेंट्रल स्कीम, UGC AICTE स्कीम। तो हमारा किस में आता है, UGC या AICTE में आता है, तो यहाँ कर देंगे।
हम यूजीसी वाले को छोड़ देंगे, इधर नीचे आएंगे तो हमारा और एआईसीटी का स्कीम दिखेगा, एआईसीटी की स्कीम में आएंगे तो एआईसीटी की स्कीम में प्रगति है, सक्षम है, इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बना चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं एआईसीटी सोनात स्कॉलरशिप स्कीम। इसका क्लोजिंग डेट कितना है देख लीजिए, 31 अक्टूबर 2022 है। तो उसके पहले पहले आप आवेदन कर देंगे। ये टेक्निकल डिप्लोमा के लिए, टेक्निकल डिग्री के लिए है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो आपको गाइडलाइंस मिलेगा। आप इसको गाइडलाइंस को ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको ठीक से पढ़ लेंगे। एनेक्सर दिए हुए हैं, जो मैं बता रहा था कि एनेक्सर 1 में अपलोड करना है ना। तो सोनात स्कॉलरशिप स्कीम के ऑर्फन कैंडिडेट के लिए एनेक्सर 1 है, इसमें भर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो कुछ चीज़ें आपको इनमें से देख लेना है ना। ये प्रगति और सक्षम भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको। मान लीजिए गाइडलाइंस के बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाता हूँ मैं, इसको भी ओपन करता हूँ, देख लीजिए, इसको भी पढ़ लेंगे आप, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बहुत लगातार पूछे गए हैं, उनका जवाब यहाँ पर दिया गया है। आप इसको भी एक बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन कैंडिडेट दिया हुआ है ना। ये देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया गया है और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी आपको। और भी कुछ कुछ फॉर्मेट्स हैं रिन्यूअल के लिए। आप अगर कुछ फॉर्मेट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनमें चेक कर लेंगे आप, प्रगति में और सक्षम में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और बाकी चीज़ें इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी एक मेरा वीडियो है प्रगति का भी देख लीजिए वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद, बाय बाय।